हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखा था, जिसमें कि हमने ये देखा था कि एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी। अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो इसको सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे डिवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम प्रोविंशियल लिस्ट की बात करें, इसे फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक ट्रांसफर लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट रहती है, और इस सिस्टम को डायरकी कहा जाता है। सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहां पर बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और अगर हम वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करें तो फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन रहता है कि उसमें 3 मेंबर इंडियन होने चाहिए। उसके अलावा इस एक्ट के थ्रू ही एक प्रोविजन होता है कि 10 सालों बाद इस एक्ट की वर्किंग सिस्टम को इंक्वायर करने के लिए एक कमीशन की स्थापना की जाएगी, जो कि नवंबर 1927 में की जाती है, जिसके चेयरमैन सर जॉन साइमन होते हैं। दोस्तों, इस कमीशन का इंडिया में पूरी तरीके से विरोध किया जाता है, क्योंकि इस कमीशन के सारे मेंबर ब्रिटिशर्स या यूरोपियन रहते हैं। कमीशन के विरोध के बावजूद कमीशन अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इसको रिप्रेजेंट करता है। साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में ही 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कन्वीन करते हैं, और जो कि 1930, 31 और 32 में किया जाता है। और इस डिस्कशन के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश एक व्हाइट पेपर को इशू करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक मेजर पार्ट बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात की जाए तो ये अभी तक का सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट होगा, जिसे कि 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल में बांटा जाएगा। इस एक्ट की सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रोविजन की बात करें तो इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जाती है, जिसमें कि प्रोविंसेस और इसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट भी इसके पार्ट रहेंगे। अगर प्रिंसली स्टेट की बात की जाए तो इसे ब्रिटिश एम्पायर द्वारा एक रेजिडेंशियल ऑफिसर के द्वारा कंट्रोल तो किया जाता था, लेकिन प्रिंसली स्टेट के पास खुद की ऑटोनॉमी होती थी, और लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग जैसी सिस्टम को प्रिंसली स्टेट खुद ही देखते थे। इस एक्ट के थ्रू प्रिंसली स्टेट को पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर में इनकॉर्पोरेट करने का प्रोविजन रहता है। इसके साथ ही इस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट एक्ट में देखा था कि लेजिस्लेटिव पावर को एक सेंट्रल लेवल पे और एक प्रोविंशियल लेवल पे डिवाइड किया जाता है। इस एक्ट के थ्रू इसी लेजिस्लेटिव पावर को 3 पार्ट में, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो रेसिड्यूरी पावर होगी वो वायसराय के अंदर निहित कर दी जाएगी। अगर रेसिड्यूरी पावर की बात की जाए तो ये वो लेजिस्लेटिव पावर उस सब्जेक्ट के लिए है जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है। जैसे कि हम आज की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, हमारे पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, एक फेडरल लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। लेकिन जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिड्यूरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, और उस टाइम ये रेसिड्यूरी पावर वायसराय के अंदर थी। हमने लास्ट एक्ट में देखा था कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी सिस्टम को लागू किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। तो इस एक्ट के थ्रू डायरकी सिस्टम को प्रोविंशियल लेवल पे खत्म कर देते हैं, और इसके साथ ही प्रोविंसेस को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दे दी जाती है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे कंप्लीट रिस्पांसिबल गवर्नमेंट बनाने का प्रोविजन रहता है। इसके अलावा डायरकी सिस्टम को अब सेंट्रल लेवल पे लागू कर दिया जाएगा, यानी जो फेडरल सब्जेक्ट होंगे अब उन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे उस पे कानून बनाने का जो अधिकार होगा, जो पावर होगी, वो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होगी, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे उस पे लेजिस्लेशन लाने की जो पावर होगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास होगी। इसके साथ ही इस टाइम तक ब्रिटिश एम्पायर के अंदर लगभग 11 प्रोविंसेस रहते हैं, जिसमें से 6 प्रोविंसेस के अंदर बाइकैमरलिज्म लागू कर दिया जाता है, यानी उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस एक्ट के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड किया जाएगा, जैसा कि हमने 1909 में देखा था फर्स्ट टाइम कि सेपरेट इलेक्टोरेट
को मुस्लिम के लिए लाया गया था। उसके बाद 1919 में इसको एक्सटेंड करके सिख्स, क्रिश्चियन और इंडो यूरोपियन के लिए भी लाया गया था। इस एक्ट के थ्रू इसे डिप्रेस क्लासेस, वुमेन और लेबर के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमें पता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे उनके पास एक काउंसिल होती थी उन्हें एडवाइस करने के लिए। हम देखेंगे कि इस एक्ट के थ्रू इस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया जाएगा और इनके स्थान पर एक टीम ऑफ एडवाइजर को स्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस एक्ट के थ्रू एक सेंट्रल बैंक को स्थापित करने का प्रोविजन भी रहता है, जो कि ब्रिटिश इंडिया में करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए स्थापित किया जाएगा। और हम देखेंगे 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ हेडक्वार्टर इन कोलकाता स्टैब्लिश कर दिया जाता है। इसके साथ ही लास्ट एक्ट में हमने देखा था कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की जाती है, जो कि 1926 में स्टैब्लिश किया जाता है। इस एक्ट के थ्रू एक प्रोविंशियल लेवल पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात कही जाएगी। इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू एक फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात भी कही जाएगी, जो कि आगे चल के आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनेगा। दोस्तों, इस एक्ट के काफी प्रोविजन लागू नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो पिछली स्टेट होते हैं वो ऑल इंडिया फेडरेशन का पार्ट बनने से मना कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटिश एम्पायर बिना इंडियंस के एडवाइस लिए हुए ब्रिटिश इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बना देते हैं और इसके प्रोटेस्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक बड़ा पार्ट रिजाइन कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्रीडम मूवमेंट काफी तेजी से शुरू हो जाती है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है और इंडियंस के प्रेशर में आके ब्रिटिश एम्पायर 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत में भेजते हैं। कैबिनेट मिशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल रखते हैं, जो कि 1946 में एस्टेब्लिश हो जाती है और इसकी फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को की जाती है। इसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, जिसके थ्रू इंडिया को आज़ादी दे दी जाती है और इस एक्ट के थ्रू इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 2 डोमिनियन में डिवाइड कर दिया जाता है, एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और डोमिनियन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो जाता है और इंडिया एज ए रिपब्लिक सोवरेन स्टेट बन जाता है।